कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे आपके लिए चैप्टर 4 का 4.2। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने 4.2 की प्रॉपर्टी पर डिस्कस किया था और आज हम बात करेंगे 4.2 के क्वेश्चन पे। क्लियर। 4.2 में जैसा कि हम जानते हैं कि 10 प्रॉपर्टीज है जिनमें से हमने 5 प्रॉपर्टी पे क्या किया था, डिस्कस किया था। तो आज उन्हीं प्रॉपर्टी के बेस पे हम 4.2 के कुछ क्वेश्चन करेंगे और कुछ क्वेश्चन उस पर एक्स्ट्रा भी हम करेंगे। क्लियर आपका। तो स्टार्ट करते हैं 4.2 में टाइप 1 के क्वेश्चन। और टाइप 1 के क्वेश्चन में हम उन क्वेश्चन की बात करें जहां पे हमें किसी भी डिटरमिनेंट का आंसर यूजिंग द प्रॉपर्टीज क्या लेके आना होता है, जीरो लेके आना होता है। क्लियर आपका। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अब देखिए मेरे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी। अगर मैं इसका डायरेक्टली क्या निकालूं, डिटरमिनेंट निकालूं, तब भी आंसर क्या आएगा, जीरो। बट मुझे ऐसा नहीं करना क्योंकि लिखा क्या है, यूजिंग द प्रॉपर्टीज। क्लियर आपका। अब देखिए प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि हमें कुछ भी अप्लाइंग करके दो रो या कॉलम क्या बनाने, सेम बनाने, या फिर किसी भी कॉलम या रो की सारी एंट्रीज क्या बनानी है, जीरो बनानी। क्लियर है। अब ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। थर्ड कॉलम एक्स प्लस ए है, सेकंड कॉलम में ए है और फर्स्ट कॉलम के अंदर एक्स है। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो ये बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि C1 अप्लाइंग करने के लिए C1 प्लस C2, इससे क्या बन जाएगा आपका, देखिए x प्लस ए, ये बन जाएगा आपका y प्लस बी और ये बन जाएगा आपका z प्लस सी। और C2 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि चेंज किस में कर रहे हैं हम, C1 में कर रहे हैं। और C3 भी एडिटिव रहेगा। क्लियर आपका। अब देखिए C1 एंड C3 क्या हो गया आपके, आइडेंटिकल। तो हम लिख सकते हैं कि C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। ठीक है जी। C1 एंड C3 क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि इसका जो डिटरमिनेंट है वो क्या आ गया आपका, जीरो हो गया। क्लियर आपका। एक तरीका ये हो गया करने का। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास ये डिटरमिनेंट है, ठीक है जी। ये क्या है हमारा C1, ये क्या है हमारा C2, ये क्या है हमारा C3। क्लियर है। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि बाय अप्लाइंग C3 निकालने के लिए C3 में से C2 और C1 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो देखिए क्या आएगा, x y z और ये a b c और C3 निकालने के लिए हम C3 में से C2 और C1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसमें से जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे क्या आ गया, जीरो। क्लियर हो गया आपका। आप कह सकते हैं कि C3 की सारी एंट्रीज क्या हैं, जीरो हैं। इट्स मीन्स इसका डिटरमिनेंट भी क्या आएगा, जीरो। अब क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है जी। वो आपका तरीका, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बट हमें क्या, यूजिंग प्रॉपर्टीज क्या लेके आना है, इसका आंसर जीरो लेके आना है। क्लियर आपका। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है जी। ये आपका क्या है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि C2 अप्लाइंग करने के लिए C3 अप्लाइंग करने के लिए C3 माइनस C2। देखिए इससे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और C3 अप्लाइंग करने के लिए C3 में से अगर C2 को माइनस कर दूँ, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, x y z। क्लियर हो गया आपका। अब आप इजीली कह सकते हैं कि C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। ठीक है जी। देयरफॉर डिटरमिनेंट क्या आएगा, जीरो। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बस आपका जो मेथड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। क्लियर आपका। ठीक है जी। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। सेम ऐसे ही अब क्वेश्चन नंबर 2 पे डिस्कस करते हैं। हमें क्या लेके आना है, इसका डिटरमिनेंट जीरो लेके आना है, यूजिंग द प्रॉपर्टीज। ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए, पहले क्वेश्चन को आराम से ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है जी। या तो हम आपस में कॉलम को प्लस करेंगे या तो रो को प्लस करेंगे, या तो किसी रो या रो में से किसी दूसरे रो को माइनस करेंगे, या तो कॉलम में से किसी और कॉलम को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यही हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है, इन्हीं को हमें ध्यान रखना है। क्लियर है। देखिए जैसे अगर मैं इसको ऐसे करूँ, C1 अप्लाइंग करने के लिए C1 प्लस C2 प्लस क्या C3। अगर मैं इन तीनों को प्लस कर दूं, C1 निकालने के लिए C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दें, तो देखिए माइनस का B प्लस का B जीरो, माइनस का C प्लस का C जीरो और प्लस का A माइनस का A क्या हो जाएगा, जीरो। इट्स मीन्स ये जीरो आ गया, ये भी जीरो आ गया, ये भी जीरो आ गया और बाकी यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
और यहाँ भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए C1 की सारी एंट्रीज क्या हो गई 0, तो हम लिख सकते हैं कि C1 ऑल एंट्रीज आर 0, देयरफॉर डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा इसका 0। एक तरीका ये हो गया इसका। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, देखिए ये आपका क्या है R1 R2 R3। देखिए अगर मैं R1 निकालने के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दूं तो भी क्या आएगा हमारा 0 आएगा। कैसे? माइनस का b प्लस का b 0, माइनस का c प्लस का c 0 और प्लस का a माइनस का a क्या हो जाएगा 0। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि बाय अप्लाइंग R1 निकालने के लिए R1 प्लस R2 और प्लस क्या R3। देखिए क्या आएगा, तो फर्स्ट रो में फर्स्ट सेकंड थर्ड को क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0, और बाकी इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं क्या कि जो आपका R1 है उसके सारी एंट्रीज क्या हो गई 0, तो R1 की ऑल एंट्रीज आर 0, देयरफॉर डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा इसका 0। क्लियर हो गया आपका। तो इस तरीके से हम अपना दिमाग चला के क्वेश्चन का आंसर क्या लेके आ सकते हैं, यूजिंग प्रॉपर्टीज 0 लेके आ सकते हैं। क्लियर है आपका। ठीक है जी, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर क्या थर्ड की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है वो देखिए जरा, 2 3 5 7 8 9 65 75 और 86। इसका आंसर भी क्या लेके आना है, हमें 0 लेके आना है। तो जब आपके पास कोई डिटरमिनेंट हो उसमें सारी वैल्यूज़ क्या हो, कांस्टेंट टर्म हो, वेरिएबल में ना हो। ठीक है जी, और सारे कोएफिशिएंट हो आपके पास, तो इसमें एक तरीका होता है। अगर इसका आंसर हमें यूजिंग क्या करना है डिटरमिनेंट। ठीक है जी, डिटरमिनेंट का यूज करके यूजिंग डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टीज़ है उनका यूज करके इसका आंसर क्या लेके आना है 0 लेके आना। तो क्या करेंगे, देखिए ये आपका क्या है C1, ये क्या है आपका C2, ये क्या है आपका C3। तो जब भी हमें किसी भी डिटरमिनेंट का आंसर 0 लेके आना, उसमें सारे क्या है कोएफिशिएंट मतलब कांस्टेंट टर्म हैं। तो हमें करना क्या है, जिसमें सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ हैं उसको हम साइड कर देंगे। तो C3 से हमें कोई मतलब नहीं है। क्लियर आपका। अब देखिए ये क्या है हमारा C2, ये क्या है हमारा C1। या तो C2 के हर एक एलिमेंट को किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करके उसमें C1 को प्लस कर दीजिए, या तो फिर C1 को किसी भी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करके उसमें C2 क्या कर दीजिए प्लस, या फिर क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। तो ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। क्योंकि ये क्वेश्चन बने बनाए होते हैं, इसमें सोचना ये होता है कि किसको मल्टीप्लाई करेंगे और किसको क्या करें प्लस करें। क्लियर आपका। अब देखिए अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करके इसको प्लस कर दूं तो 65 हो जाएगा। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए C1 अप्लाइंग करने के लिए C1 प्लस 9 टाइम्स ऑफ C2। तो देखिए इसमें इसका 9 टाइम प्लस कर दीजिए, 7 का 9 टाइम 63 और 2 कितना हो जाएगा 65, 8 का 9 टाइम 72 और 72 में 3 प्लस कर देंगे कितना आ जाएगा 75। ठीक है जी। और 9 का 9 टाइम्स 81 और 81 में 5 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा आपका 86। बाकी C2 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और C3 भी आपका कांस्टेंट सेम रहेगा। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। ठीक है जी, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो डिटरमिनेंट आएगा क्या आएगा 0 आएगा। क्लियर आपका। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के डिटरमिनेंट का आंसर यूजिंग प्रॉपर्टीज क्या लेके आ सकते हैं 0 लेके आ सकते हैं। क्लियर आपका। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको ले लेते हैं। देखिए क्या है 1 1 1 है, यहाँ पे क्या है BC AC एंड क्या है AB। अब देखिए इसको हम ऐसे कर सकते हैं AB प्लस क्या AC, BC प्लस क्या AB और AC प्लस क्या BC। क्लियर आपका। अब देखिए अगर ये हमारा C1 है, ये C2 है, C3 है। अगर मैं C2 निकालने के लिए C2 और C3 को क्या कर दूं प्लस कर दूं, या फिर C3 निकालने के लिए C3 और C2 को प्लस कर दूं, तो सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी सेम हो जाएंगी। देखिए तो C3 अप्लाइंग करने के लिए C3 प्लस क्या C2, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और यहाँ आ जाएगा AB प्लस BC प्लस AC। सिमिलरली BC प्लस AB प्लस AC। ठीक है जी। और यहाँ क्या आ जाएगा AC प्लस BC प्लस AB। अब देखिए C3 के अंदर सारी वैल्यूज़ क्या हैं सेम है, तो हम किसी भी कॉलम या रो में से कोई भी एलिमेंट कॉमन ले सकते हैं। ठीक है जी। तो देखिए
अब देखिए टेकिंग आउट ए बी बी सी प्लस ए सी, क्लियर है, फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम C3, क्लियर आपका। तो हमने C3 में से ए बी बी सी और ए सी क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो क्या आएगा देखिए 1 1 1, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बी सी ए सी ए बी, और बाहर कॉमन क्या ले लिया, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और ये कॉमन कहाँ से लिया बताइए, कॉलम थर्ड से। तो कॉलम थर्ड में क्या बचेगा 1 1 1। अब देखिए आप इसको कह सकते हैं बाहर क्या है आपका ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब देखिए हमें पता है कि C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर डिटरमिनेंट क्या आएगा इसका 0। तो इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा, तो मल्टीप्लाई में 0 हो गया, तो इक्वल टू क्या आ गया आपका 0 हो गया, क्लियर हो गया आपका। तो इस तरीके से हम प्रॉपर्टीज़ का यूज करके क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं, क्लियर है आपका। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब देखिए कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी लेते हैं आपके लिए, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, सेकंड क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का, थर्ड भी एनसीईआरटी का, फोर्थ भी एनसीईआरटी का, फिफ्थ भी किसका है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्लियर आपका। अब बाकी 6 7 8 9 कुछ क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा भी लेते हैं इसमें, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर मान लीजिए मैंने कहा 6 ले लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिए, हमें पता है कि हमें इसका डिटरमिनेंट 0 लेके आना है। इट्स मीन्स मेरे माइंड में दो बातें चलनी चाहिए, या तो मैं किसी तरीके से अप्लाइंग करके कोई भी रो या कॉलम की सारी एंट्रीज क्या बना दूं, 0 बना दूं, या फिर कोई भी दो रो या कॉलम क्या बना दूं, आइडेंटिकल बना दूं, क्लियर आपका। अब ध्यान से समझिए, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका क्या है C3 है। अगर मैं C1 और C2 को प्लस कर दूं तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए 1, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 है। अगर इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये भी 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 1 है। और -10 और +12 को प्लस करेंगे तो यहाँ 2, यहाँ भी 2, तो इसका मतलब ये और ये क्या हो जाएंगे, सेम बन जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, बाय अप्लाइंग C1 निकालने के लिए C1 प्लस C2, इट्स मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा प्लस का 2, क्लियर आपका। इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये सेम रहेगा, यहाँ पे भी एलिमेंट सेम रहेगा, और यहाँ भी एलिमेंट सेम, और ये भी सेम रहेंगे 1 1 2, ठीक है जी। क्योंकि हम जहाँ अप्लाइंग करते हैं सिर्फ उसी कॉलम में रो में क्या होता है, चेंज होता है, क्लियर आपका। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है आपका 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, और ये कितना आपका 2, और यहाँ क्या बचा आपका कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ क्या बचा आपका साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ क्या बचा 12, तो 1 1 2। अब आप इजीली कह सकते हैं कि C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, ठीक है ना, C1 एंड C3 आइडेंटिकल, इसलिए हम कह सकते हैं कि देयरफॉर डिटरमिनेंट कितना आएगा इसका 0। तो ये वेरीफाई हो गया कि इसका डिटरमिनेंट क्या आ गया 0 हो गया, क्लियर। क्योंकि आप डायरेक्टली भी डिटरमिनेंट निकालेंगे तो भी 0 आएगा, बट वो हमें नहीं करना, क्योंकि लिखा क्या रहता है पेपर में, यूजिंग द प्रॉपर्टीज, क्लियर है आपका, ठीक है जी। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन और है, क्वेश्चन और ले लेते हैं हम आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, कुछ भी अप्लाइंग करके, जो भी वैलिड एप्लीकेशन है अप्लाइंग करके आप कोई दो रो या कॉलम क्या बना दीजिए सेम, या किसी भी कॉलम या रो के सारी एंट्रीज क्या बना दीजिए 0, ठीक है जी। अगर ध्यान से फोकस करेंगे इस चीज़ पे तो देखिए क्या पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी तो समझ में आ रही है, अगर मैं इसको, इस फर्स्ट कॉलम को और थर्ड कॉलम को प्लस कर दूं तो XYZ, यहाँ भी XYZ, यहाँ भी क्या आ जाएगा XYZ। तो एक काम ये कर सकते हैं कि अप्लाइंग C1 निकालने के लिए C1 प्लस C3, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे 5 5 5, और यहाँ पे क्या आएगा y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, और x प्लस वाई, क्लियर हो गया। अब टेकिंग आउट क्या आप कर सकते हैं, टेकिंग आउट x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम कहाँ से, कॉलम 1 से।
तो कॉलम 1 से क्या ले सकते हैं हम, कॉमन ले सकते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या ले लिया यहाँ से, कॉमन ले लिया। यहाँ 1 1 1 बचा, यहाँ पे 5 5 5 बचा, यहाँ पे y प्लस जेड, जेड प्लस x और x प्लस वाई। क्लियर हो गया आपका। अब देखिए कॉलम 2 में 5 है, अगर हम अगेन कॉमन ले लें 5 कहाँ से, कॉलम 2 से, तो लिख लीजिए टेकिंग आउट 5 फ्रॉम C2। तो 5 भी बाहर आ जाएगा और यहाँ तो है ही आपका x y z तो है ही। अब देखिए यहाँ क्या बचा 1 1 1, यहाँ भी 1 1 1 और यहाँ क्या बचा आपका y प्लस जेड, जेड प्लस x और x प्लस वाई। क्लियर आपका। अब देखिए हमें पता है कि जब अप्लाइंग करके किसी भी डिटरमिनेंट की कोई भी दो रो या कॉलम क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, तो इसका डिटरमिनेंट ऑलवेज क्या आता है, 0। तो आप लिख सकते हैं क्या, और यहाँ पे क्या है आपका 1 1 1 1 1 1 और यहाँ पे y प्लस जेड, जेड प्लस x और x प्लस वाई। क्लियर आपका। अब लिख दीजिए C2 C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। ठीक है जी, C1 एंड C2 क्या हो गया, आइडेंटिकल, देयरफॉर डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0। इट्स मीन्स 5x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। क्लियर आपका। तो इस तरीके से आप अप्लाइंग करके किसी भी डिटरमिनेंट का आंसर क्या ला सकते हैं, 0 ला सकते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी। क्लियर है। तो कुल मिला के इन 9 पार्ट में से कुछ पार्ट मैंने कर दिया आपके लिए और बाकी फर्दर पार्ट आप ट्राई कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं होता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्लियर आपका। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ गाइज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। क्लियर आपका। थैंक यू गाइज।